चलिए, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस 69th जो प्रीलिम्स हुआ है, इसके बाद जो मेंस होने वाला है, इसके मेंस की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से इस बार बदलेगी। जो पिछले बार चूंकि निबंध पहली बार आया था, तो इस बार क्या होने वाला है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं कि निबंध के को हटा कर कुछ और लिखाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, जो प्रश्न की प्रकृति है उसमें क्या बदलाव होगा, हम लोग एक एक करके देखेंगे। कि देखिए, अब कहा जाता है कि बीपीएससी में जो है 64 जो बीपीएससी था ना, उसके अगर प्रश्न को आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि बदलाव की शुरुआत 64 में ही हो गया था। लड़के नहीं समझ पाए, शिक्षक नहीं समझ पाए, वो अलग बात है, लेकिन बदलाव जो है 64 में इतना ज़्यादा हुआ था कि आप देखेंगे तो एक एक प्रश्न जो उसके हैं, कुछ प्रश्न को छोड़ करके वो एक एक प्रश्न यूपीएससी से मैच कर जा रहे हैं। कभी आप जो है अगर मेंस दे रहे हो तो 64 बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसको जरूर देखिएगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और ऑप्शनल पेपर को भी देखिएगा। ऑप्शनल पेपर में भी अधिकांश जो प्रश्न हैं वो जो है यूपीएससी से ही कॉपी किया गया है। और वर्तमान में जो प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं, 68 को देखिए, 67 को देखिए, तो इसके भी जो प्रश्न हैं मेंस वाले, उसके भी प्रकृति में बहुत अधिक बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 12 क्वेश्चन होते हैं, तो 12 में से 8 लिखने होते हैं आज। लेकिन अब देखिएगा कि 8 जो लिखने होते हैं ना, उसमें क्या करा है कि जो पहले खंड ए का, खंड पहले का जो पहला प्रश्न है, उसको उन्होंने 4 कर दिया है। 4 नहीं, उन्होंने 5 कर दिया है उसको, है ना। 5 8 24, हाँ बिल्कुल 5 कर दिया है उसको। 8 नंबर के 3 प्रश्न और 7 नंबर के 2 प्रश्न, ठीक है। 38 24 और 28 और 38, हाँ 38, मतलब 5 प्रश्न लिखने हैं आपको। 300 वर्ड में, 250 से 300 वर्ड में आपको लिखने हैं। तो ये जो है टाइम ड्यूरेशन का खेला है। इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि जो एक फर्स्ट पेपर है उसमें हमको लगता है कि ऐसे 2-3 प्रश्न को उनको बढ़ाने का कुछ इरादा होगा मेरे हिसाब से। कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कर देने से क्या होता है कि आपके टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे देखिए, अब एक प्रश्न पे सोचिए, 38 नंबर का एक प्रश्न है जिसमें 600-700 वर्ड लिखने हैं। तो एक प्रश्न पे सोचना आसान काम है, लेकिन मतलब उतना ही नंबर के 5 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न पे 5 तरीके से सोचना, ये थोड़ा मुश्किल काम, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल काम है। यूपीएससी में क्यों जो है इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मेंस में, कारण ही है क्योंकि मतलब 20 से 22 क्वेश्चन टेकल करना 3 घंटे में नाक में दम लेके आ जाता है। अच्छा, अब यहीं पे आता है जो आपके राइटिंग स्किल, ठीक है, यहीं पे आपके राइटिंग स्किल काम आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आप पाई चार्ट बना करके, वेन डायग्राम बना करके आप उसको दर्शा करके उस क्वेश्चन को निकल सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन विश्लेषण खोज रहा है, जो क्वेश्चन आलोचनात्मक परीक्षण खोज रहा है, जो क्वेश्चन पर चर्चा करने की बात हो रही है, वहाँ पर वेन डायग्राम और पाई चार्ट बना करके निकल नहीं सकते। बना सकते हैं, लेकिन
जो है उसको विश्लेषण तो करना पड़ेगा, तो बोल रहा है कि विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करने का मतलब ये तो नहीं है कि पाई चार्ट बनाए और आप दर्शा दिए फलना फलना फलना, तो इससे तो नंबर मिलेंगे नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जो है मेंस की प्रकृति को समझना होगा, और यहीं पे जो है जो स्टूडेंट हो जाते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो मार कर जाते हैं। पीटी तो किसी प्रकार से रट करके उलट पलट करके निकाल लेते हैं, लेकिन असली बात फंस जाती है मेंस में, जहाँ पे अच्छे अच्छे जो लड़के होते हैं वो पटखनी खा जाते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार मेंस लिख रहे हैं, उनका हो ही नहीं रहा। नहीं होने के पीछे कारण है क्योंकि मेंस की जो स्ट्रैटेजी है, मेंस की जो प्रकृति है, उसको नहीं समझ पा रहे आप। समझ गए? तो आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या करना चाहिए। और अब तो नया एक पेपर और निबंध का जुड़ गया है, उसमें किस प्रकार के बदलाव किए हैं बीपीएससी ने, वो यूपीएससी से भिन्न है। यूपीएससी, अभी मैं निबंध का मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन, तो मैं आपको बताऊंगा कि निबंध जो है वो आसान नहीं है। निबंध जो है वो जो यूपीएससी से डिफिकल्ट है निबंध इसमें। ठीक है, पहले हम एक बार निबंध को ही देख लेते हैं कि आखिर में डिफिकल्ट है कहाँ पे। देखिएगा, ये पिछले, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं वो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये पिछले साल का 68 का निबंध शुरू हुआ है, यहीं का निबंध मैंने उठा के लाया है कि एक कह क्या रहा है। देखिएगा, ये कहता है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों का जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। ये तो सिंपल हिंदी में है, तो इसको तो आप लोग समझ सकते हैं कि जंगल जो है अपना पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों का जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। इसका अर्थ बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो है अब इसको अलग अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। इसको आप जो है अपने परिवार से जोड़ सकते हैं, इसको आप जो है आप कह सकते हैं कि प्रकृति से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप जो है अपने देश की व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। उस प्रकार से अगला प्रश्न कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साहित्य जो है ज्ञान का केवल एक ही स्रोत नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक प्रक्रिया का भी एक रूप है। तो ये भी प्रश्न को आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न है कि अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम होता है। ये भी थोड़ा सा फिलोसफी है, लेकिन आराम से हो जाएगा ये। अगला है कि उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। ये भी थोड़ा सा अगर आपके पास ज्ञान है, थोड़ा सा जो है फिलोसफिकल ज्ञान है, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आगे चलिए, अगला इससे थोड़ा सा और इजी है, क्योंकि यहाँ पे है कि हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अब ये तो इसके अलग अलग पक्ष हो सकते हैं। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं या निर्मित हैं। तो कहने का मतलब वही है कि व्यक्ति इतिहास को प्रभावित नहीं करता, इतिहास व्यक्ति को प्रभावित करता है। समझ गए? तो अब है ना कि मतलब इसके बहुत सारे कोटेशन हो सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि अब जो है मतलब इतिहास जो है भूगोल को प्रभावित करता है, भूगोल इतिहास को भी प्रभावित करता है ना। तो एक ऐसे बहुत सारे कोटेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार से आगे कि इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया, ये भी आसान प्रश्न है। एक है कि विचार जीवन का आधार है, ये भी थोड़ा फिलोसफिकल प्रश्न है कि विचार जीवन का आधार है। बिल्कुल, बिना विचार के जीवन अधूरा है ना। अगला ये कोविड के बाद बदलाव मांगते शिक्षा, ये भी एक तो आसान प्रश्न है, तो स्टेट प्रश्न है ये तो, इसके लायक निबंध लायक आप कह सकते हैं कि है निबंध के लिए। तो मतलब एक तरीके से प्रश्न हो गया ये कि कोविड के बाद बदलाव मांगते शिक्षा, है ना। ये तो आप क्वेश्चन टाइप से इसको लिख सकते हैं। देखिए, अगला है कि यहाँ पे आके फंस जाइएगा, ये चूंकि रीजनल लैंग्वेज में है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में है ये, है ना। आप देखिए कि धर्म के बिना ज्ञान नांगर छो, विज्ञान बिना धर्म आन्हर छो। अब ये जो है ये मतलब इधर क्या कहते हैं, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर टाइप उधर जो रहते हैं ना, उधर जो बोलते हैं छो छो करके, मे भी हम अगर सही हैं तो उधर इस भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखे, हाँ, कि धर्म के बिना ज्ञान नांगर छो, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छो। ठीक है, तो ये तो पहले तो भाषा समझना मुश्किल है। यहाँ पे जो बच्चा इंग्लिश मीडियम है उसके लिए तो बैंड बज जाएगा। और तकलीफ की बात इस बात का है ना, तकलीफ इस बात का है
कि ये जो है इसका इंग्लिश वर्जन है वो यही है, सेम है, इंग्लिश वर्जन भी सेम ही है। ठीक है, आगे कि पानी में मछलियाँ नौ कुटिया बखरा, तो ये भी एक रीजनल लैंग्वेज है। उस प्रकार से कि अगली खेती आगे आगे पिछली खेती भागे जाके, ये तो कोटेशन है, ये हमारे के यहाँ हम लोग के यहाँ कहावत चलता है। ठीक है, उस प्रकार की मूस मोटाई तलोड़ा हुई है और ना हाथी ना घोड़ा हुई है, ये भी एक कोटेशन है। तो ये जो है थोड़ा सा कोटेशन बेस्ड जो ये हो जाता है, निबंध होता है, इसके लिए समझ विकसित करने की जरूरत है। दो प्रकार के समझ विकसित यहाँ पे जरूरत है, एक तो भाषा पर पकड़ होना चाहिए, और दूसरा कि इस कोटेशन का अर्थ क्या निकलता है, इस पे पूरा का पूरा निबंध है। देखिए, अगर जिस दिन आपको कोटेशन समझ में आ गया उस दिन आपको निबंध आसानी से पकड़ा जाएगा, लेकिन कोटेशन अगर समझ में नहीं आया तो फिर जो है निबंध मुश्किल हो जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार से निबंध जो है आप एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए, इसके लिए सबसे सटीक जो इस प्रकार का कोई किताब तो है नहीं। अब इसको कहाँ से लाइएगा कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छो और विज्ञान के बिना धर्म आनर छो, है ना? तो इसके लिए कोई इस प्रकार से पुस्तक तो है नहीं कि आप इसको ला करके और लिख लेंगे और इस प्रकार से कोटेशन कहीं आता है तो आप कर लेंगे। तो ये जो है अभी जो तो मैं 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए लेख के लिए, निबंध के लिए एक ही पुस्तक है जो महीने मंथली वार आती है। ऐसे तो वही क्या, ऐसे बहुत सारे किताब मार्केट में तो हैं ही, लेकिन नांगर छो आनर छो वाला किताब कहीं नहीं है। ठीक है, ये जो 4 प्रश्न पूछे हैं ये बिल्कुल बिहारी भाषा में है, जो हमारे मतलब रीजनल लैंग्वेज है उस भाषा में है। तो इसके लिए कोई किताब नहीं है, ये तो मतलब समझ गए कि ये अल्टीमेट है, ये हमारे यहाँ ही चल सकता है, तो इसको समझना। खैर छोड़िए, हम आते हैं आगे। अब आइए कि अब चलिए मेंस वाला जो पार्ट है, प्रश्न जो है ये क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो जीएस का है वो 1 में आ जाइए। देखिए, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब जीएस पेपर ये है, देखिए रणनीति क्या है इस बार। ये पिछले 2022 में नहीं 23 में जो 69th वाला बीपीएससी है ना, उसका ये प्रश्न है। 69th का ही है। हाँ सॉरी, 69 तो अभी होगा ना भाई, 68 का है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ 68 का है ये। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है ना कि ये जो है मेन दिक्कत यहाँ पर है। ये देखिए कि इन्होंने कर दिया है कि 8 नंबर के जो प्रश्न है ये दिक्कत है। हो सकता है कि इस बार जो है ये ऐसे प्रश्न जो है 2-3 डाल दें वो कि जो है इंडिगो नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, भारत अधिनियम 1858, हाँ ये पटना कलम है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। अब ये जो है आपको जो लिखना है ये 150 वर्ड 200 वर्ड में लिखना है आपको, और ये जो है यही टाइम टेकिंग होता है। अगर इस प्रकार से प्रश्न 2-3 और डाल दिए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको जो ऐसे प्रश्नों के लिए भी रेडी रहना है, तैयार रहना है कि जो प्रश्न हो सकता है कि कोटेशन बेस्ड हो, और 2-3 टाइप के ऐसे प्रश्न, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रश्न यहाँ पे है आपका, ये देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य के कारकों की चर्चा कीजिए। इसके इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार से दिशा दी है। यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कौन कौन से कारक हैं और इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी है। ठीक है, अब जैसे देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो संस्थान वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि देखिए हम राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ा दिया, इससे मैंने देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन भाई लिखना क्या है इसमें, समस्या तो लिखने वाली है ना। क्या लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक बताइए, क्यों राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ भारत में। ठीक, उसके बाद है कि इसने जो आंदोलन हुआ, इसने ये जो कारक हैं, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दिया है। समझ गए, ये आसान प्रश्न तो है नहीं। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर कि ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में, तो खैर बिहार का है, और तकनीकी शिक्षा के विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है।
उसमें ये इतिहास का प्रश्न है। देखिए यहाँ जो एक इसका था समाज संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों पर का वर्णन कीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है कि मे बी रविन्द्रनाथ टैगोर से फिर से क्वेश्चन इस बार रहे, इसलिए क्योंकि अभी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं के जो शांति निकेतन है उसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया, तो वो हो सकता है कि, तो देखिए ये तो इतिहास में था, तो इतिहास से भी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो तो आते ही हैं, लेकिन क्या है कि बाकी जो प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से देखिएगा, तो अब जो है करंट अफेयर्स शुरू हो गया है, तो 80% जो है वो प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं, और इसके कारण जो है इस जो एग्ज़ाम होता है ना, इस ये जो बीपीएससी है वो अब इसका रूप बदल गया है। अब यहाँ पे देखिए ना कि सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए यहाँ पर राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन, वो राष्ट्र संघ की बात नहीं है जो 1920 में गठित हुआ था, ये 1945 वाला है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है, लेकिन यहाँ पर लिखा है राष्ट्र संघ, तो ये थोड़ा सा इसमें जो है प्रकृति इसकी थोड़ी चेंज हुई है। ठीक, देखिए यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन की से एक प्रश्न पूछा हुआ है, इस बात चूँकि भारत में हुआ है तो बिल्कुल इसके जो ये है क्या कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन है, G20 डिक्लेरेशन है, इस पर बिल्कुल ही प्रश्न रहेंगे इस बार। और आगे देखिए कि अब तो ये तो ये है आपका क्या कहते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन वाला प्रश्न है। तो देखिए अब सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि आप जो तैयारी करेंगे 69th मेंस के लिए, उसमें आप ये देखें कि लिखना कितना आपको आता है और लिखने के लिए किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया जाए। हथियार का मतलब बंदूक नहीं, मतलब आप कहने का ये है कि क्वेश्चन के प्रकृति को समझिए और उस क्वेश्चन को 2-3 रूपों में आप लिख सकते हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन को 2-3 रूपों से जो है आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेन डायग्राम, पाई चार्ट और विश्लेषणात्मक प्रकृति के माध्यम से आप क्वेश्चन को अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए किसी प्रश्न को लिखने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। पहला, शब्दों का संचय होना चाहिए, दूसरा भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा जो ट्रांजिशन होता है किसी भी लेखन में, कि मतलब एक पैराग्राफ के अंदर मतलब कितना दूर तक हमको जाना है, और दूसरा है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते समय हमको ट्रांजिशन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो राइटिंग को बड़ा अच्छा बनाती है, बड़ा सुडौल बनाती है। नहीं तो आप जो है अंधाधुन कुछ भी लिख देंगे तो ये चीज़ें आपको मेंस में क्वालिफाई नहीं करने देगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है मेंस में कि अब जैसे देखिए बहुत सारे टीचर से पूछेगा कि क्या लिखूं, तो वो कहते हैं कि आप जो है जो बीए में लिख के पास हुए हैं, एमए में लिख के जो पास हुए हैं वही लिख डालिए। आप बताइए, दिल पे हाथ रखिए कि जो बीए में लिखे हैं वो आप ही लिखे हैं, आप ही को पता है क्या लिख के पास हुए हैं। अगर वही लिखावट सिविल में लिखना होता तो हर गली मोहल्ले खोपचा टोला में एक आईएएस ऑफिसर होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। वो जो क्रीम लोग होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि बिहार पीसीएस में एक और चीज़ें देखने को मिल रही है कि हिंदी मीडियम वालों का जो है रेशो धीरे धीरे कमता जा रहा है, जैसे यूपीएससी में कम रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राइटिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। पीटी आप घिस के रट करके पीट करके निकाल लेते हैं, लेकिन असली जो दिक्कत है वो मेंस है। और मेंस में लिखावट जो है, मेंस में आपके शब्दों का चयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको बताता कोई नहीं है। देखिए, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे लेक्चर देना आसान है, आए यूट्यूब पर और बोल दिए, या फिर क्लास में गए बोल दिए। लेकिन भाई क्लास में जा कर के बिना किसी चीज़ को देखे हुए एकदम 700-800 वर्ड के क्वेश्चन लिखा देना, काबिलियत यहाँ पर है। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखवाऊं और उस क्वेश्चन पे मैं कमेंट करूं, उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके मैं आपको बता दूं, तो वहाँ पर बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें कुछ मिल रही है हमको। और इसी चीज़ के लिए पूरा जगत खाली है। जो सिविल के लिए इतने बाजार घूम रहे हैं,
ये सारा जगत खाली है, ये कोई नहीं बताता। जहाँ पे देखिएगा ये हमारा नोट से पढ़ लीजिए हो जाएगा। अरे भाई पढ़ लीजिए हो जाएगा, लेकिन क्वालिफाई करना है ना, होने से थोड़े हो जाएगा, है ना। जो क्वालिफाई, देखिए ना भाई, यही कारण है कि यूपीएससी में हो या फिर बीपीएससी में हो, मेंस का जब रिजल्ट आता है ना, तो अब देखेंगे कि आधा से कम, यानी कि 900 मार्क्स का मेंस है हमारा है, तो अब देखेंगे कि 400 पौने 400 पर इंटरव्यू कॉलिंग है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी स्तर खराब है लिखावट का। आज भी वो सदा, मतलब पिछले कई जितने सालों से सिविल सेवा जो चल रहा है बिहार, आज़ाद भारत में, शुरू से ही इतना ही लिखावट का स्तर रहा है। इसका मतलब क्या है? लिखने की कमी आज भी है, लेकिन लिखावट पर पकड़ आज भी किसी के पास उतना ज़्यादा नहीं है। जो जिनके पास पकड़ है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है लिखावट। लिखने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बात वही आती है कि सिखाएगा कौन ना। अब सिखाएगा एक एक चीज़। देखिए आपकी लिखावट जो है, जब तक आपके कलम के माध्यम से आपके कॉपी पर नहीं उतरेगा, देखिए तब तक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इतना तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे मायने रखता है लिखावट। बाकी जो है, आप जो है नोट्स का एक अच्छा सा वो बनाइए, तैयार कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। उस पर जो है आप अपना जितने भी आपके जो एक मतलब जो जहाँ पे पढ़ते हैं या फिर गाइड करते हैं जो आपको, उनसे उसको बार बार चेक करवाते रहिए। अब आपके क्वेश्चन को चेक करने के लिए विकास देवकीर्ति और मणिकांत सिंह और फलाने सर तो नहीं आ सकते, है ना। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाहे उनके किन्हीं के यहाँ भी टेस्ट दीजिएगा ना, तो वही बंदा आपका क्वेश्चन चेक करेगा जो डिस्क्वालीफाई है। नाम भले होते हैं कि फलाना भाई चेक करेंगे, चिलाना चेक करेंगे, कोई चेक वेक नहीं करता भाई। वो चेक करता है डिस्क्वालीफाई बंदा है, जो 2-3 बार मेंस दिया है वही चेक करके आपको दे देगा। ठीक। तो कहने का अर्थ है कि केवल अपनी राइटिंग को शुद्ध कर रखिए, आप अपने राइटिंग को इन्हांस कीजिए, बढ़िए। जितना अच्छा से लिख सकते हो, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, उतना ही बढ़िया आपको मार्क्स मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक। और जो है अब जिस प्रकार से मार्क्स लेने का एक तरीका नया डेवलप हुआ है, ये है कि जितना आप मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप लिख रहे हो, तो जितना आपने आइडियाज जनरेट किए हैं इस किसी क्वेश्चन पे, उस आइडियाज के सपोर्ट में उदाहरण कितने दिए हैं। ये जो एक नया तरीका है कि उदाहरण अगर भर भर के दे रहे हैं तो मार्क्स अधिक मिल रहा है, और अगर केवल विश्लेषण करके निकल जा रहे हैं, उदाहरण आप नहीं दे रहे, तो वहाँ पे मार्क्स कम हो रहा है। और दूसरी बात कि पाई चार्ट, वेन डायग्राम जैसे चीज़ों का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, मैप का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस बात का हो जाता है, जो हमारे मित्र हैं, हमारे छात्र हैं, उनको दिक्कत इस बात की है कि वो तो डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स ले रखे हैं, खरीद रखे हैं, फलाने ढमकाने चिलाने का। वो तो रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव चल रहा है, तो वो तो आया गया चला गया। बच्चा परेशान है कि हम मार्क्स लाएं कैसे, है ना। तो ये दिक्कत है। और उसके लिए चाहिए एक पर्सनल गाइड जो आपको बताए कि नहीं बेटा ये नहीं, ऐसा लिखो, है ना। जैसे हम लोग जैसे आप कॉपी खुद लिखते हैं, अब खुद कॉपी खुद पढ़िए, लगा कि यार क्या मैंने लिख दिया है इसको, समझे। तो जो अर्थ का अनर्थ आप लिखते हैं, इस पे कौन ध्यान देगा? और इस पे वही ध्यान देगा जो मंजा हुआ खिलाड़ी है, जो बताए एक एक चीज की नहीं, ये शब्द का चयन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब कौन से शब्द के बाद कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव शब्द आएगा, ये तो ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोग जैसे कंजंक्शन जो लगाते हैं शब्दों को जोड़ने के लिए, जब हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले इज, एम, आर, बाज, वेयर, दैट, दिस का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन, उसी प्रकार से हिंदी में भी तो कंजंक्शन होता है ना शब्दों को जोड़ने के लिए, कि जो है चूंकि इतना ही नहीं इसलिए सबसे बढ़कर, तथापि, किंतु, परंतु, ये सब कंजंक्शन है। तो इसको लगाएंगे कहाँ? और इसको लगाएंगे तो उसके बाद जैसे बहुत सा राइटिंग आप पढ़िएगा, है ना, सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, लगा दिए फुल स्टॉप, और उसके बाद फिर शुरू कर दिया आगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और जब हम लोग ग्रेजुएशन में लिख रहे होते थे, तो क्या ये सब चीज़ों का ध्यान रखते थे? वो लिख दिए पकड़, मतलब GGMP घींच घाँच के पास हो गए। तो ये चीज़ें बड़ा मायने रखता है आंसर राइटिंग में।
और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक चीज़ और हम चूँकि जब मैं क्लास लेता हूँ तो बच्चों को मैं ध्यान ये रखता हूँ कि जो इससे विवर्तनिकी की जब बात आती है, जैसे देखिए एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो 2-3 अगर दो विवर्तनिकी मिस्टेक है तो जो एग्जामिनर होता है वो इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर ज़्यादा विवर्तनिकी मिस्टेक हो जाता है तो फिर भाई उसके आप मत्थे चढ़ जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा ये दिखना शुरू हो जाता है। 2-3 चीज़ें हैं, राइटिंग जो है थोड़ा है तो क्लिष्ट चीज़, है तो कठिन चीज़, है ना। जैसे अब सोचिए कि बिहार पीसीएस में आप लिख रहे हैं 600-700 वर्ड के राइटिंग को, तो आप में ये ताकत होनी चाहिए कि 700 वर्ड के जितने भी आपने 8 क्वेश्चन लिखे हैं, उस 700 वर्ड के क्वेश्चन 8 क्वेश्चन को यानी कि 8 सते 56 यानी कि लगभग जो है 5,500 शब्द जो आपने लिखा है उसको बंदा पढ़े, उसको पढ़वाने की ताकत होनी चाहिए आप में, तब तो पढ़ेगा ना भाई, है ना। वो दिन भर में 10, 12, 15 कॉपी चेक करेगा तो अंतिम में तो बंदा मोनोटोनस हो जाता है वो। तो क्या ऐसा लिखते हैं, जैसे अब एग्जाम में हम राइटिंग में हम लोग जब मेंस दे रहे होते थे तो एक तरीका होता था कि राइटिंग में हम लोग हुक लगाते थे। हुक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ लिख रहे हो, है ना, तो अब लिखते लिखते कुछ ऐसा चीज़ लिखना पड़ता है कि जैसे बंदा पढ़ते पढ़ते जग जाएगा, अच्छा अच्छा हाँ ये चीज़ इसके बाद क्या होगा। सस्पेंस जब तक राइटिंग में नहीं आता है तो जो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट नहीं आता, तो राइटिंग में हुक का इस्तेमाल किया जाता है, समझ। अच्छा अब ऐसा भी नहीं कि हर जगह पे आप हुक लगा देंगे तो फिर, हाँ हुक का मतलब वो नहीं है, आप समझ रहे होंगे जो वो हुक नहीं है। हुक का मतलब यहाँ पर है कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है कॉपी, उसको जगा के रखना है कि मेरे कॉपी को ध्यान से पढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्त कि ये जो हुक लगाना सिखाएगा कौन, ठीक है, ये हुक लगाना सिखाएगा कौन, कि राइटिंग में हुक कैसे लगता है। खैर वो अलग चीज है, मतलब सब कुछ तो यहाँ से बोल करके तो मैं नहीं बता सकता ना कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। फिलहाल तो अब जो है एक स्ट्रैटेजी बढ़िया बनाइए जिस पे आप मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी किताबों पे चर्चा हम करेंगे एक दिन, या कल मेरी चर्चा आएगी कि लिस्ट कैसा होना चाहिए, किताबों का कौन सा लिस्ट हो जिसके कारण आप जिसके माध्यम से आप एक अच्छे मेंस राइटिंग कर सकें, है ना। देखिए मेंस राइटिंग किताबों से तो होगा नहीं, ओवरऑल आपके समझ से ही होगा। जब तक आप विषय के मर्म को समझेंगे नहीं, क्वेश्चन की प्रकृति को नहीं समझेंगे, तब तक आप क्वेश्चन लिख ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि क्वेश्चन के जो पूछने के तरीके हैं, समझ गए, जैसे चर्चा कीजिए, जैसे विश्लेषण कीजिए, जैसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जैसे समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जैसे विवेचना कीजिए, महत्व बताइए, विश्लेषण कीजिए, सॉरी हाँ विश्लेषण कीजिए, विशेषता बताइए। हम लोग को लगता है कभी कभी ना कि महत्व और विशेषता दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं, महत्व और विशेषता में अंतर है। विशेषता जो है किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति की विशेषता जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन महत्व जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्वेश्चन के जो डायरेक्शन है, क्वेश्चन की जो प्रकृति है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे तब आपको सफलता जल्दी मिलेगी। देखिए मेरा लेक्चर लेने का मतलब ये नहीं था कि हम आपको थोड़ा डिमोरलाइज करें। मेरा लेक्चर लेने का मतलब है कि आपको जो सिविल के जो मेंस का जो एग्जाम होता है ना, उसके सत्ता से हमको वाकिफ कराना है। कि आप जो है आखिर में घर से निकलते हैं, माथे पे कफन मान लेते हैं कि हमको अब जा करके तैयारी करना है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको तैयारी आपको हो गई है। तैयारी के लिए तो पूरी तरीके से डेडिकेशन चाहिए। तो जो है चूंकि बहुत लेट हो गया है तो फिलहाल हम इसमें हम इतना ही रखेंगे आज के सेशन में। कल हम चर्चा इस पे करेंगे कि किताबें क्या क्या होनी चाहिए जिससे आप अंतिम यात्रा तय कर सकें। एक किताब जो है ज़रूरी है, एक किताबों का लिस्ट ज़रूरी है
कि मेंस के लिए किस प्रकार से किताबें, कौन कौन सी किताबों का चयन होना चाहिए। और जब तक हथियार नहीं रहेगा, जब तक किताबें नहीं रहेंगी, तो आप जो है उसको अच्छे से कर भी नहीं पाइएगा। तो किताबें अति आवश्यक है। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। और आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो है मैं आपके लिए कुछ भी थोड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे मेरे साथ बने रहिए। जो हमसे बनेगा वो मैं आपको मैं बताता रहूँगा। भाई किसी ने पूछा है कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो देखिए, कट ऑफ पे मैंने चर्चा की है, कट ऑफ पे मैंने चर्चा की है, एक मेरा वीडियो है। मैं फिर से इसमें आपको बता दूं कि देखिए, कट ऑफ का जहाँ तक सवाल है, तो पिछले जो 68 का जो कट ऑफ रहा था, लगभग वही कट ऑफ है। उससे 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। आगे का तो नहीं कर सकते, लेकिन पीछे ज़रूर हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से देखा, तो लगभग 60-40 का रेशियो है। 60-40 का रेशियो का मतलब है 60% जो प्रश्न है वो बीपीएससी 68 में जो 69 में जो प्रश्न हैं वो हैं यूपीएससी लेवल के। और वो जो प्रश्न हैं वो आसान नहीं है। ऐसे नहीं कि आसान नहीं कि मैं सोल्व नहीं हो सकते, सोल्व हो सकते हैं, लेकिन वो जो यूपीएससी का बंदा जो तैयारी कर रहा है ना, वही कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं वो, काफ़ी स्तरीय प्रश्न है वो। तो लगभग मान के चलिए कि 85 से लेकर के 88 से लेकर के 95 या फिर 93 के बीच में जिनका जनरल में है, उनका बिल्कुल मेरे हिसाब से होना चाहिए उनका। और जिनको इतना है वो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और वही लगा लीजिए कि देखिए, ओबीसी में पिछले बार भी ज़्यादा मतलब ये नहीं रहा था, फासला नहीं रहा था। तो ओबीसी भी लगभग उसी रेंज में है, जिनका 85 से ऊपर है। 85 है तो बाउंड्री लाइन से क्रॉस है। तो 85 वाले जो ओबीसी में है, वो बिल्कुल आप मेंस में लगिए, तैयारी कीजिए, और एक अच्छे रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। और नहीं भी अगर मान लेते हैं कि रिजल्ट होता है, लेकिन न होने का कोई सवाल ही नहीं है, अगर 1% नहीं भी होता है तो फिर लगने में 70 आ रहा है, तो उसके लिए एक तैयारी कीजिए। क्योंकि अब 30 तारीख को रिजल्ट हुआ है, और 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, और आज 4 तारीख ख़त्म हो गया। तो 90 दिन के अंदर में वो तो मेंस ले लेते हैं, और इसके लिए अब टाइम कम है। पहले तो 90 दिन का टाइम था, और अब 4 दिन 5 दिन घट गया, तो अब 85 दिन ही बच गए। तो पिछले साल क्या हुआ कि एक मेरा ही स्टूडेंट था, वो जब रिजल्ट आया तब शुरू किया मेंस की तैयारी, तो बेचारे का थोड़ा सा मार कर गया वहाँ पे, उसका हुआ ही नहीं का मतलब बढ़िया नहीं किया। उम्मीद है कि अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है, रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। तो देर मत कीजिए, काम बिल्कुल आप लगे हैं तो काम करते रहिए, और काम जो है दिल से कीजिए। ऐसे काम मत कीजिए कि केवल टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास मत कीजिए, टाइम आपको पास कर देगा फिर। और सिविल जो है वो दूसरे ढंग का चीज़ है, जीवन बर्बाद कर देता है। हमने भी कई मेंस लिखे हैं, लेकिन लाइफ ख़राब कर देता है ये। तो बिल्कुल दिल से काम कीजिए। वो अगर आपको गीता का उपदेश याद है कि जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि पार्थ, अगर तुम काम को समाप्त नहीं करोगे तो काम तुमको समाप्त कर देगा, वही बात सिविल है दोस्त। ये जो है ड्रग से भी ज़्यादा हार्ड नशा है ये, समझ गए। एक अभी अमेरिका वगैरह में एक नशा का प्रचलन है, जॉम्बी नशा, तो उससे भी ज़्यादा कठिन नशा है ये सिविल वाला। आप एक 2-3 साल आप तैयारी कर लेते हैं ना, तो उसके बाद नीचे की तैयारी के लिए मज़ा ही नहीं आता। खैर ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ।